हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, उसका मतलब समझ लिया था। ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? बर्नार्ड बारूच ने ये देख लिया था। तो हमने कोल्ड वार का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम देखेंगे कि कोल्ड वार, मैंने जैसे बताया था कि कोल्ड वार सेकेंड जो विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और उसके बाद अचानक से कोल्ड वार शुरू हो गई। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ थी उसकी एक हिस्ट्री होती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इसकी अपन हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी कि द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब्रप्टली स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बीच हम पहले से देख सकते हैं। तो हम 1917 की बात करते हैं। 1917 में क्या हुआ था? रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया में गृह युद्ध छिड़ गया। उसमें दो साइड्स थी, रेड्स एंड वाइट्स। ठीक है, दो साइड्स थी, रेड्स एंड वाइट्स। ठीक है, गृह युद्ध हुआ तो रेड्स किसके सपोर्टर थे? लेनिन के सपोर्टर थे, साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे। और वाइट्स वर सपोर्टेड बाय यूएसए, फ्रांस एंड यूके, जो कैपिटलिस्ट कंट्री के सपोर्टर थे। लेकिन इसमें रेड्स जीत गए, यानी वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हो गई। ये हम बात कर रहे हैं रशिया की। तब तक यूएसएसआर की स्थापना नहीं हुई थी। तो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद सिविल वार हुआ कुछ टाइम बाद में। उसमें रेड्स की विजय हुई, जो कि साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे, और जो पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे वाइट्स, उनकी हार हुई। तो यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, और 1922 में फिर 1922 में यहाँ पर यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी देशों ने मिलकर यूएसएसआर की स्थापना की। तब तक भी स्थापना के जस्ट बाद यूएसए ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। 1933 में जाकर 10 साल बाद यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। उस टाइम स्टालिन लीडर था, जो कि डिक्टेटर थे एक। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब रशिया में साम्यवाद की विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया, तभी से यूएसए को साम्यवाद से टक्कर मिलने लगी। यूएसए उसको एज ए खतरा देखने लगा। ठीक है, तो 1922 में यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब भी यूएसए ने उसको मान्यता नहीं दी, उसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनवाए। काफ़ी टाइम बाद 1933 में जाकर उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में बनाए। ठीक है, उस टाइम लीडर थे स्टालिन ने वहाँ पर यूएसएसआर में तानाशाह की तरह राज किया, जबकि यूएसएसआर का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 1945 इट वाज फोर्ट बिटवीन एलीड पावर्स, एलेक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। ठीक है, तो अब इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों एलीज थे अगेंस्ट एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स में कौन थे? जर्मनी, जापान एंड इटली। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि एक तो था एक्सिस पावर्स, जिसमें कौन थे? जर्मनी, जापान एंड इटली। और उसके अगेंस्ट क्या थी? अलाइड पावर्स, जिसमें थे मेन कंट्रीज़ यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। बाद में इसमें यूएसएसआर भी शामिल हो गया था। पहले यूएसएसआर इन अलाइड पावर्स में शामिल नहीं था। बाद में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड दो अलायंस के बीच चल रहा था, अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। ठीक है, पहले क्या हुआ था, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। हिटलर साम्राज्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, फिर भी ये चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते सोवियत संघ की तरफ जा रहा था। तो अब ये इन लोगों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई उसके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? हिटलर के अगेंस्ट। तुष्टीकरण की नीति का मतलब क्या था कि वो देख रहे थे कि अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ा रहा है, फिर भी वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि अपने आप सोवियत संघ की तरफ जा रहा है, तो अपने आप उस पर कब्जा कर लेगा, उनके आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो सोवियत संघ इस बात को समझ गया था कि ये लोग तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, सिर्फ मेरी वजह से, हिटलर को ये कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया हिटलर ने। तब तक यूएसएसआर और हिटलर ने, यानी जर्मनी एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था 10 साल के लिए। उसमें कहा गया था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होगी, उस दौरान दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई उससे जस्ट पहले इन्होंने आपस में एक पैक्ट साइन कर लिया था। किसने कर लिया था? सोवियत यूनियन एंड जर्मनी ने।
तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन 1941 जून 1941 में अचानक से हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जबकि इनके बीच में साइन हो चुका था पैक्ट कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, फिर भी हिटलर ने अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया पर अटैक कर दिया। तो उसके बाद यूएसए, ब्रिटेन, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन्होंने मिलिट्री हेल्प ऑफ़र की सोवियत संघ को, तो सोवियत संघ ने वो हेल्प स्वीकार कर ली, तो इनकी एक अलाइंस बन गई। उसके बाद सोवियत संघ इस लड़ाई में एक जो अलाइड पावर्स थी, जिसमें कौन कौन थे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसी जो ताकतें थी उनके साथ इस लड़ाई में वो जर्मनी के अगेंस्ट, हिटलर के अगेंस्ट इस लड़ाई में शामिल हो गया। तो हमने देखा कि इनकी जो मित्रता थी ये नेचुरल नहीं थी, ये परिस्थितिवश बनाई गई मित्रता थी। परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई थी कि यूएसएसआर को यूएसए और इनके सपोर्ट में आना पड़ा, जबकि इन्होंने क्या कर लिया था, पहले जर्मनी के साथ पैक्ट कर लिया था। तो अब यूएसएसआर क्या अब ये थी, इसलिए वो आपस में अलाइंस बना गए, लेकिन वो क्या था, अलाइंस एक परिस्थितिवश बनाया हुआ अलाइंस था, वो नेचुरल पार्टनर्स नहीं थे। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। हिटलर, जर्मनी, जापान, इटली तीनों हार गए, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, इनका अंत हो चुका था, तो विश्व में एक शून्य पैदा हो गया था शक्ति का कि कौन नेतृत्व करे अब। तो अब क्या हुआ कि यूएसएसआर, सोवियत संघ ने ये देखा कि जो मेरी जो बाउंड्री है, इसकी जो ये बाउंड्री है यूएसएसआर की, एक नेचुरल बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ से ये किसी न किसी देश से घिरी हुई है। तो इनको डर लग गया था कि अब एक इन्होंने सोचा कि हमें बफर स्टेट क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हम पर ये पूंजीवादी जो देश हैं या फिर दोबारा हमारा जो देश है वो रिस्क में ना आए। तो चारों तरफ हमें हमारे सपोर्टर कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जिसमें हमारे विचारधारा का प्रभाव हो, ऐसी कंट्रीज़ फैला देनी चाहिए हमारी बाउंड्री के चारों तरफ। आ रही है बात समझ में, यानी अपनी विचारधारा का प्रसार हमें इसके सोवियत यूनियन के बाउंड्री पे कौन लगता है, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ईस्टर्न यूरोप है ये क्या है, वेस्टर्न यूरोप। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ये जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ये इसकी बाउंड्री पे आती हैं। तो इन्होंने अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ था कि अब यूएसएसआर है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में व द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में रशिया पर अटैक कर दिया, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहता था, फ्रॉम सेंटर टू ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यहाँ जैसे ये जर्मनी है ना, यहाँ है जर्मनी, ठीक है, तो ये इनके बीच में एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहता था, ताकि यहाँ इन तक पहुँच ना पाए, जर्मनी दोबारा अटैक ना कर पाए। तो ये अपने आप को रिस्क से फ्री रखना चाहते थे। अब ऐसा ही एक कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1917 से पहले जब चल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आ गई थी, भयंकर आर्थिक मंदी आ गई थी, आपने सुना होगा उसके बारे में। उसमें पूंजीवादी देश खासकर इसके चपेट में आ गए थे, और यूएसएसआर पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा था। यूएसएसआर में क्या था, साम्यवादी मॉडल था, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अलग थी, जबकि इन पूंजीवादी जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था अलग थी। तो यूएसएसआर पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा मंदी का, वो आगे बढ़ता रहा, तेज़ी से प्रोग्रेस करता रहा। तो अन्य देश भी क्या हुए कि साम्यवाद के इस मॉडल से प्रभावित हो गए कि जब आर्थिक मंदी आई, इसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। हर देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, खासकर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, और यूएसएसआर पर इसका प्रभाव खास नहीं पड़ा, ये तेज़ी से अपना विकास कर रहा है। तो अन्य देश भी, जिसमें कई पूंजीवादी देश भी शामिल थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें भी साम्यवादी विचारधारा को अपना लेना चाहिए। तो क्या हुआ कि इससे यूएसए को खतरा महसूस होने लगा, किससे, सोवियत संघ से। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक से कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुई। 1917 से, जब से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, फिर गृह युद्ध हुआ, उसमें साम्यवादियों की जीत हुई, फिर यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अमेरिका ने उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किए, क्योंकि वहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा थी, वहाँ साम्यवादी विचारधारा थी। उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन 10 साल बाद बनाए, जब स्टालिन लीडर थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ कि ये नेचुरल पार्टनर्स नहीं थे, सोवियत संघ पहले शामिल नहीं था, फिर हिटलर ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो वे जो अलाइड पावर्स थी, जिसमें कौन थे, यूके था, फ्रांस था,
फ्रांस था, इनके साथ फिर वो शामिल हो गया अगेंस्ट जर्मनी। फिर जर्मनी हार गया, तो अब सोवियत संघ रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो जर्मनी के बीच में और खुद के बीच में बफर स्टेट्स क्रिएट करना चाहता था, ऐसे स्टेट जो उसकी विचारधारा के सपोर्टर हों, ठीक है, अपनी बाउंड्री के चारों तरफ ऐसे स्टेट्स क्रिएट करना चाहता था। और एक रीज़न ये भी था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक मंदी आ गई थी, ज़्यादातर देश के चपेट में आ गए थे, साम्यवादी विचारधारा इससे काफ़ी बची रही थी। तो इसलिए जो यूएसए है वो साम्यवादी विचारधारा को अपने ऊपर एक खतरा देखने लगा, एक खतरा महसूस करने लगा, और साम्यवादी थे वो लगातार अपना प्रसार था वो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की तरफ बढ़ा रहे थे। तो अमेरिका को डर था कि ये जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी एलाइज जो कंट्री हैं, जैसे फ्रांस है, यूके है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, यहाँ पर ना आ जाए, ठीक है, वेस्ट जर्मनी है, तो यहाँ तक ये इसका प्रभाव ना पहुँच जाए। तो वे चाहते थे कि जो साम्यवाद का प्रसार है वो किसी तरह रोका जाए। तो क्या आफ्टर 1945 यूएसएसआर ट्राइड टू एक्सर्ट कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एज अ बफर अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। वेरियस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर पॉप्ड अप ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो यूएसएसए ने देखने लग गया कि भाई ये तो एक खतरा है, ठीक है। तो ये इसके कारण थे। अब मेन और कारण देख लेते हैं। अब कारण में क्या है, मेनली 3 विचारधाराएं पॉपुलर हुई, जिसमें था ट्रेडिशनलिस्ट, यानी जो परंपरावादी विचारधारा है। तो वो लोग मानते थे कि इस युद्ध का कारण यूएसएसआर है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ, उसमें ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था। उसमें ये कहा गया कि जो हारे हुए देश है ना, जर्मनी, इटली, जापान, इनमें लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। सभी ने इस डिसीजन का समर्थन किया। वहाँ पर यूएसएसआर और यूएसए दोनों शामिल थे, इस डिसीजन का समर्थन किया गया। लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि यूएसएसआर ने इस सम्मेलन की बातों पर अमल नहीं किया, इन डिसीजंस का उल्लंघन किया। वो साम्यवाद का प्रसार लगातार जारी रख रहे थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जबकि कहा गया था, डिसीजन क्या लिया गया था कि जो हारे हुए देश हैं उनमें लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। कब हुआ ये सम्मेलन? 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जो कंट्रीज़ हार गई थी कौन सी थी? जो साम्राज्यवादी कंट्रीज़ थी, जिसमें था इटली, जापान एंड जर्मनी, जिसमें जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। बाद में वेस्ट किसके अंडर था? यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन के, और ईस्ट इस साइड वाला वो किसके अंडर था? यूएसएसआर के। तो ये कहना चाह रहे थे कि जो ये हारे हुए कंट्रीज़ हैं इनमें लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन यूएसएसआर अपने साम्यवाद का प्रसार आगे करता रहा, उसने इन डिसीजंस को फॉलो नहीं किया। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जिनकी विचारधारा एक जैसी थिंकिंग है, जो एक जैसा सोचते हैं। जैसे ट्रेडिशनलिस्ट में ऐसे लोग आते हैं जो परंपरावादी सोच रखते हैं, ऐसे ग्रुप के लोग। तो क्या होता है, जिनकी सेम थिंकिंग होती है वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो अपनी स्कूल ऑफ थॉट नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे परंपरावादी हैं तो उनकी सोच परंपरा जैसी, वो चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जैसा है वैसा बना रहे, उसमें चेंज ना हो। तो इन्होंने कहा कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रेस्पॉन्सिबल था, क्योंकि उसने याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन किया और उसने अपना साम्यवाद का प्रसार जारी रखा, ठीक है। अब जो रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, रिविजनिस्ट मतलब जो रिवीजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जैसा है उसमें चेंज किया जाए। तो जो रिविजनिस्ट हैं, जो अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो मानते हैं कि इसका जिम्मेदार था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि एक रीज़न क्या देते हैं कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, तो यूएसए ने क्या किया था, जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े थे, हिरोशिमा व नागासाकी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो तब तक विश्व के किसी भी देश के पास परमाणु शक्ति नहीं थी। तो लोग, दूसरे देश ये मान रहे थे कि यूएसए ने धोखा देकर चुपके से अपने परमाणु कार्यक्रम है इनको चलाया है। तो पूरा विश्व चिंतित हो गया, खासकर यूएसएसआर, क्योंकि अब तक विश्व में किसी के पास ये शक्ति थी नहीं। तो यूएसएसआर को पता था कि अगर यूएसए इसका प्रयोग जापान के अगेंस्ट कर सकता है तो कल मेरे अगेंस्ट भी कर सकता है, क्योंकि यूएसएसआर समझ रहा था कि अब 2 ही महाशक्ति बची हैं, तो हम पर कभी भी हमला हो सकता है।
पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैसे हम पर भी परमाणु बम गिरा सकता है। तो यूएसएसआर ने भी, सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके बाद शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ धोखेबाजी का, जासूसी का आरोप लगाया जाने लगा, तो शीत युद्ध शुरू हो गया। आगे बात समझ में, तो जो रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो ये मानता है कि यूएसए इसका कारण था, और ट्रेडिशनलिस्ट क्या मानते थे, मैंने बताया यूएसएसआर इसका कारण था। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है पोस्ट रिविजनिस्ट, ठीक है, पोस्ट रिविजनिस्ट, जो ये मानते हैं कि इस कोल्ड वार के, शीत युद्ध के दोनों ही कारण थे, क्योंकि दोनों ही विश्व की महाशक्ति बनना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भाषणबाजी शुरू कर दी, एक दूसरे के देशों में जासूस भेजने शुरू कर दिए, एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट करते थे, और दोनों की विचारधाराएं भी अलग अलग थी, तो इनमें सामंजस्य कभी होना ही नहीं था। इनका अलायंस कभी अगर बना भी, इनमें मित्रता हुई भी, तो परिस्थितिवश हुई थी। दोनों ही अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर हेजीमनी अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। दे वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर, सो बोथ वर हैविंग हेजीमनी एम्बिशंस, so both were responsible for the cold war. Okay, so we have seen that there were three school of thoughts: traditionalist, revisionist and post revisionist. Traditional जो थिंकिंग है वो कहता है कि यूएसएसआर वाज रेस्पॉन्सिबल, एंड जो रिविजनिस्ट व्यू है वो कहता है कि यूएसए वाज रेस्पॉन्सिबल, एंड पोस्ट रिविजनिस्ट है वो कहते हैं बोथ ऑफ देम हैड हेजेमनिक एम्बिशंस, तो बोथ वर रेस्पॉन्सिबल। अब ठीक है बात, अब इसके अगले कारण क्या हैं? अगले और कारण देखते हैं कि अमेरिका व यूएसएसआर के बीच में वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतभेद मतलब एक पूंजीवाद था, एक साम्यवाद था, दोनों ही विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, कभी उनमें सामंजस्य हो ही नहीं सकता था। तो इस कारण विश्व ये जो कोल्ड वॉर थी, ये हुई। ठीक है, अब अगला था कारण है इसका अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों का विकास। मुझे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उन्होंने परमाणु अस्त्रों का विकास कर लिया, तो यूएसएसआर उसको खतरे के रूप में देखने लगा, उन्होंने भी शस्त्रों की होड़ शुरू कर दी। इसका अगला कारण था पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा तेज़ी से फैल रही थी, वहाँ के देश साम्यवाद को अपना रहे थे, तो अमेरिका इसको एक खतरे के रूप में देखने लगा कि पश्चिमी यूरोप में उसके जो एलाइज कंट्रीज़ हैं, जो उसके मित्र देश हैं, वहाँ तक ये विचारधारा ना पहुँच जाए, वो साम्यवादी देश ना हो जाए। तो अगला कारण क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को खतरे के रूप में देखने लगे। दोनों ही चाहते थे कि दूसरे का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिमिट करें, उनको वापस उनको लौटा दें, उनका आगे प्रसार ना हो। ठीक है, अब इसका एक कारण क्या है, मैंने बताया था कि मित्र राष्ट्रों ने तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई थी। 1939 से पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जब हिटलर साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो चुपचाप देख रहे थे। हिटलर यूएसएसआर तक पहुंच रहा था, तो यूएसएसआर को पता था कि मेरी वजह से ये लोग चुपचाप देख रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, तो कल अगर मैंने मेरे अगेंस्ट, मेरे जो आसपास हैं वो बफर स्टेट्स क्रिएट नहीं किए, मेरे जैसी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार नहीं किया, तो मेरे लिए भी ये देश खतरा बन सकते हैं। और एक कारण ये था कि प्रभुत्व की चाह। तो जब 3 साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, वो हार गए। कौन से? जर्मनी, जापान, इटली। कब हारे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली एक साइड थे, और एक साइड थे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर। तो उन्होंने इन कंट्रीज़ को हरा दिया, आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने। तो क्या हो गया था, एक तरह से शक्ति शून्य हो गया था देश। अब नई शक्तियों का विकास होना था। यूएसएसआर को पता था, यूएसए को भी पता था कि हम 2 ही महाशक्तियाँ बचे हैं, तो दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे वर्ल्ड पे। ठीक है, तो क्या कारण है? कई लोग मानते हैं यूएसएसआर कारण है, कई लोग मानते हैं पूरी तरह यूएसए इसका कारण है, कई मानते हैं कि दोनों के कारण हुआ, कई मानते हैं उनमें वैचारिक मतभेद थे, कई कहते हैं कि अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों का विकास इसका कारण है। एक कारण पूरी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार, अगला कारण एक दूसरे को खतरे के रूप में देखना, अगला कारण था मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति, और अगला एक कारण और था प्रभुत्व की चाह। तो ये इसके मुख्य कारण थे जिसके कारण कोल्ड वार का बिगनिंग हो गई। इसकी बिगनिंग हमने देखी 1917 रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही हो जाती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसमें तेज़ी आ जाती है, और शीत युद्ध दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर जासूसी करना शुरू करते हैं, शस्त्रों की होड़ शुरू हो जाती है, और एक दूसरे के अगेंस्ट भाषणबाजी करना, बयानबाजी करना, ये भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये कोल्ड वार होनी ही थी या फिर रुक भी सकती थी। तो कई लोग बोलते हैं, जो रियलिस्ट लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये इनएविटेबल थी, ये होनी ही थी,
क्योंकि क्या हो रहा था कि दो जो सुपर पावर्स थी, दो विश्व शक्ति थी, वो आपस में उभर रही थी। दोनों ही अपना अपना विश्व पर डोमिनेंस यानी अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें ये कोल्ड वार होनी ही थी। ठीक है, तो इनके जो साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं में भी मतभेद था, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता था। एक दूसरा व्यू है कि भाई इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, ये हट भी सकती थी, हो सकता है ना भी होती। तो वो एक क्या मानते हैं कि उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, किसकी, यूएसएसआर और यूएसए की। वो अगर आपस में बैठ के बातचीत करते, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाते, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी ना करते और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते, तो हो सकता है कोल्ड वार ना होती। जैसे वेस्ट ने नहीं समझा कि रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, रशिया की कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, वो चारों तरफ से कंट्रीज़ से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब उसके चारों तरफ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो उसकी नेचुरल बाउंड्री नहीं है, तो उसको हर टाइम खतरा रहता है कि वो उस पर अटैक ना कर दे। तो इसलिए वेस्ट को समझना चाहिए था कि इसकी रशियन की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसका बॉर्डर है वो प्रॉब्लमेटिक है। जर्मनी बार बार अटैक कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं समझा, खासकर वेस्ट ने। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोल्ड वार हुई, जो बैठकर आपस में सुलझाई भी जा सकती थी। तो हमने देख लिया है कि कई लोग कहते थे कि ये होनी ही थी। क्यों? क्योंकि वैचारिक मतभेद थे, दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते थे। और कई लोग क्या कहते हैं कि ये ना टाली भी जा सकती थी आपस में बातचीत करके। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, इसका फेजेस देखेंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे।